पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। बहुत खूब। तो इस श्लोक में जैसा आपने कहा, राजा दुर्योधन सीधे आचार्य द्रोण से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, आचार्य देखिए, उनका ध्यान खींच रहे हैं पांडु पुत्रों की सेना की ओर। महतीम चमूम यानी विशाल सेना। विशाल सेना, हाँ, लेकिन सिर्फ आकार की बात है क्या? नहीं नहीं, यहीं पर बात गहरी होती है। वो सेना के आकार के साथ साथ उसकी व्यूह रचना, व्यूढ़ा की बात कर रहे हैं। मतलब जिस कुशलता से उसे सजाया गया है। अच्छा, तो बनावट की तारीफ? ये महज एक साधारण अवलोकन तो नहीं लगता, इसमें कुछ और है। बिल्कुल। और देखिए कि दुर्योधन इस व्यूह रचना का श्रेय किसे दे रहे हैं? द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को। धृष्टद्युम्न, हाँ, पांडव सेना के सेनापति। जी, लेकिन दुर्योधन यही नहीं रुकते, वो तुरंत जोड़ते हैं तव शिष्येण धीमता। आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्वारा। हाँ, आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्वारा। यहीं पर मतलब ये क्षण एकदम असाधारण हो जाता है। वो दुश्मन की तारीफ नहीं कर रहे, सिर्फ वो द्रोणाचार्य को याद दिला रहे हैं कि ये जो कमाल की व्यू रचना है ना, ये किसी और ने नहीं, उन्हीं के अपने सिखाए हुए बुद्धिमान शिष्य ने की है। सही पकड़ा आपने। ये तो सीधे सीधे नस पर हाथ रखने वाली बात हो गई है ना। स्रोत सामग्री कुरुक्षेत्र, दुर्योधन का प्रथम अवलोकन इसी बात पर जोर देती है। ये सिर्फ एक मिलिट्री असेसमेंट नहीं है, ये उस वक्त मैदान में जो जटिल रिश्ते थे, जो वफादारियां थीं, जो तनाव था, उसका एक तरह से विस्फोट है। दुर्योधन एक ही सांस में धृष्टद्युम्न की काबिलियत मान रहे हैं और साथ ही द्रोणाचार्य के मन में शायद एक कांटा चुभो रहे हैं। और ये शब्द धीमता, बुद्धिमान, इसका इस्तेमाल भी सोचने लायक है। क्या ये वाकई प्रशंसा है या इसमें कोई ताना है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत बताता है कि इसमें दोनों की गुंजाइश है और शायद इसीलिए ये इतना शक्तिशाली है। देखिए, धृष्टद्युम्न की योग्यता तो थी, दुर्योधन उसे नकार नहीं सकते थे। हाँ, वो तो थी। लेकिन आपका बुद्धिमान शिष्य कहने में एक इशारा साफ है। जी। शायद द्रोणाचार्य की निष्ठा पर एक सवाल, या उन्हें ये याद दिलाना कि देखिए, आपका स्नेह, आपकी शिक्षा आज आपके ही खिलाफ खड़ी है। एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश। तो क्या ये दुर्योधन की रणनीति का हिस्सा था? मतलब युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपने सबसे बड़े सेनापति को थोड़ा अस्थिर कर देना, उन्हें उनकी दुविधा याद दिलाना। स्रोत इसी तरफ इशारा करता है। दुर्योधन को पता था कि द्रोणाचार्य के मन में कहीं ना कहीं पांडवों के लिए एक नरम कोना है। हाँ, गुरु शिष्य का रिश्ता जो था। बिल्कुल। तो ऐसे में युद्ध के ठीक पहले धृष्टद्युम्न की काबिलियत को सीधे द्रोणाचार्य की शिक्षा से जोड़ देना, ये एक सोची समझी चाल लग सकती है। ये दिखाता है कि दुर्योधन सिर्फ हथियारों से लड़ने की नहीं सोच रहे थे, जी, मन से भी लड़ने की तैयारी थी। वो दुश्मन की ताकत तो देख ही रहे थे, साथ ही अपने सेनापतियों के मनोबल और उनकी वफादारी को भी शायद परख रहे थे। ये भी गौर करने वाली बात है कि दुर्योधन का ध्यान सबसे पहले पांडव सेना की विशालता या उसमें मौजूद भीष्म जैसे महारथियों पर नहीं गया, बल्कि सीधे उस व्यक्ति पर गया जिसने व्यूह रचा है और उसके गुरु के साथ उसके कनेक्शन पर। सही कहा। ये दुर्योधन की राजनीतिक और सामरिक समझ दिखाता है। वो जानते थे कि लीडरशिप और स्ट्रैटेजी कितनी अहम होगी। स्रोत के अनुसार ये अवलोकन हमें ये बताता है कि दुर्योधन ने लड़ाई के एक मुख्य मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक पॉइंट को तुरंत पहचान लिया, गुरु और शिष्य आमने सामने। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो दुर्योधन का ये पहला अवलोकन सिर्फ पांडव सेना का मुआयना नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुस्तरीय टिप्पणी थी। इसमें विरोधी सेनापति की क्षमता की स्वीकृति भी है, अपने गुरु को उनकी मुश्किल स्थिति की याद दिलाना भी है, और शायद एक छिपी हुई चेतावनी भी। बिल्कुल। और इसका गहरा मतलब ये है कि युद्ध शुरू होने से भी पहले दुर्योधन ने एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू कर दिया था। रिश्तों की जटिलताओं का इस्तेमाल। जी, वो रिश्तों की जटिलताओं का इस्तेमाल अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे। स्रोत हमें दिखाता है कि ये एक श्लोक सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि कुरुक्षेत्र के मैदान की भावनात्मक और नैतिक उलझनों का एक नक्शा है, और दुर्योधन ने इसे फौरन पढ़ लिया। ये हमें दुर्योधन की मानसिकता के बारे में काफी कुछ बताता है, उनकी असुरक्षा, उनकी चालाकी और उनकी युद्ध दृष्टि भी। ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है। जब आप अपने गुरु के पास जाकर विरोधी सेनापति की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये आपका ही बुद्धिमान शिष्य है, तो आप असल में क्या कर रहे होते हैं? हाँ, क्या ये सिर्फ जानकारी देना है, या अपने ही सेनापति की निष्ठा पर शक करना, या फिर उसे और ज्यादा प्रतिबद्ध होने के लिए उकसाना? और इसी सवाल पर स्रोत हमें सोचने को कहता है
क्या ये दुर्योधन का आत्मविश्वास दिखाता है या उसके अंदर का डर और शक? जी, ये क्षण हमें याद दिलाता है कि युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं लड़े जाते, योद्धाओं के मन में भी